हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का टॉप नेट पर। बात करें बेटा जी, यहाँ पर अध्याय चल रहा है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें पिछले अध्याय में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या वर्गीकरण प्रणाली, जिसमें हमने 2 जगत देखी, 3 जगत देखी, 4 जगत देखी, 5 जगत देखी, ये देख ली थी। छठे जगत पर हमने रोका था क्योंकि वो समझानी थी। तो बेटा जी आज 6 जगत प्रणाली भी देखेंगे, पहली बात, और दूसरा आज हम जगत मोनेरा की भी बात करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आएगा क्या क्विज। आइए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ना बेटा जी? हमारा 6 जगत प्रणाली के बारे में पढ़ना, जिसे हम जीवन के 3 डोमेन भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या है ये डोमेन, क्या है सर? ये 6 जगत प्रणाली किसने दी, क्या क्या दिक्कत आ गई थी? 5 जगत प्रणाली आपने तो बोला था बिल्कुल परफेक्ट है 5 जगत प्रणाली, फिर 6 जगत प्रणाली क्यों आई थी? आइए एक एक करके चीज समझते हैं। सबसे पहला ये आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया था, जिन्होंने 6 जगत प्रणाली दी थी इनका नाम है कार्ल वूज वैज्ञानिक, जिन्होंने 6 जगत प्रणाली दी थी, ठीक है। अब देखिए कार्ल वूज ने क्यों 6 जगत प्रणाली दी? ये 3 जीवन के 3 डोमेन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए कार्ल वूज को ना जो आरएस विटेकर के जो 5 जगत थे, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। इनमें से कार्ल वूज को ना इन 4 जगत से तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उन्होंने बोला ये बिल्कुल ठीक है। आरएस विटेकर के ये जो 5 जगत में से 4 जगत जो थे, उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम थी किससे? इस जगत से, मोनेरा से। उन्होंने बोला कि भैया आरएस विटेकर आपने मोनेरा जगत में किसे रखा है? आरएस विटेकर ने बोला भैया मैंने तो रखा बैक्टीरिया को, यानी जीवाणु को। यही था ना, जरा सोचिए। मेन मुख्य प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है मोनेरा जगत के अंदर? बैक्टीरिया, जीवाणु है ना। तो इन्होंने बोला कि भैया आरएस विटेकर आपने जो ये जो 4 जगत है, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया रखे हैं ना, इनसे मुझे दिक्कत है। आरएस विटेकर ने बोला भैया क्या दिक्कत है? आरएस विटेकर ने बोला भैया क्या दिक्कत है आपको इससे? सही तो है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, इस जगत में रखे गए, क्या प्रॉब्लम है आपको? कार्ल वूज ने बोला अरे भैया ये जो बैक्टीरिया है ना, ये भी 2 प्रकार के हैं। ये बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, 2 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया। एक का नाम है, ध्यान से सुनना, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया जिनका नाम है आर्की बैक्टीरिया। क्या नाम है? आर्की बैक्टीरिया, जिसको हम आध्य बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? आध्य बैक्टीरिया। और एक है यू बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया। अब आरएस विटेकर ने कहा भैया क्या है ये आर्की बैक्टीरिया, क्या है ये यू बैक्टीरिया, यानी क्या है ये आध्य जीवाणु और क्या है ये यू जीवाणु, ये क्या है ना? तो पहले तो कांसेप्ट सोचो, ये समझ में आया क्या? कार्ल वूज ने ये जो 6 जगत के 3 डोमेन देने वाला है, इसको समझने से पहले कार्ल वूज ने ये बोला कि भैया आरएच विटेकर के जो 5 जगत थे, उनमें से 4 जगत बिल्कुल परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। दिक्कत किसमें है? मोनेरा जगत, जिसमें रखे गए हैं बैक्टीरिया। इन्होंने बोला बैक्टीरिया सारे एक जैसे नहीं होते हैं, 2 अलग अलग श्रेणी के बैक्टीरिया है। एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया, ये 2 अलग अलग है। अब साहब आप पूछेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? पूछेंगे ना, लेकिन अंतर देखने से पहले ध्यान से सुनना, इन दोनों में अंतर देखने से पहले अब आप खुद सोचिए। यहां पर कार्ल वूज ने ये बोला कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव मिल रहे हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव मिल रहे हैं, जिनमें जीवन मिल रहा है, भैया उनको ना 3 समूह में बांटो। 3 समूह में बांटो, जगत में नहीं 3 समूह में बांटो। और प्रत्येक समूह को बोला गया डोमेन। क्या उन्होंने बोला कि जगत में नहीं बांटो, जगत में नहीं, उन्होंने बोला कि काम करो, जितने भी जीव मिल रहे हैं, जिनमें जीवन मिल रहा है, उनको 3 समूह में बांटो। यानी जो जगत, जो पद था ना, जगत पद, उससे भी ऊंचा एक पद रखो। कौन सा? डोमेन। अब इस डोमेन में कौन कौन से डोमेन, कौन से 3 समूह? एक का नाम है आर्की डोमेन, एक का नाम दो आर्की डोमेन, जिसके अंतर्गत रखो आर्की बैक्टीरिया। आर्की डोमेन जिसके अंतर्गत रखो आर्की बैक्टीरिया। दूसरा जो डोमेन उसका नाम ही क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डोमेन। इस डोमेन के अंतर्गत रखो भैया क्या? जितने भी यू बैक्टीरिया हैं, जितने भी यू बैक्टीरिया सबको इस डोमेन के अंदर रखो, है ना। जितने भी आर्की बैक्टीरिया उनको इस समूह के अंदर रखो, इस डोमेन के अंदर। और तीसरा जो डोमेन था उसका नाम था यूकैरिया, जिसके अंतर्गत आप रखो किसको? प्रोटिस्टा जगत को, कवक जगत को, प्लांटी को और एनिमेलिया को, ठीक है। अब इस हिसाब से आप खुद सोचिए, दिमाग लगाएं। यहां पर अगर कहने की बात हो तो हम ये बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि कार्ल वूज ने तो जीवन के 3 डोमेन का मतलब बताया कि भैया कार्ल वूज कहते हैं इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जिनमें जीवन मिल रहा है, इनको 3 समूह में बांट दो। ये है 3 डोमेन। कौन कौन सा? आर्की डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन और यूकैरिया डोमेन, ये 3 समूह है। अब इस समूह के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? आर्की बैक्टीरिया आते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं? यू बैक्टीरिया आते हैं। और इसके अंतर्गत ये 4 जगत आते हैं। अब कार्ल वूज ने ये भी बोल दिया कि ये तो 4 जगत है और ये 2 अलग से जगत होने चाहिए। ये भी एक जगत होना चाहिए, ये भी एक जगत होना चाहिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने जगत हो गए? 4 तो ये जगत, 2 ये जगत, टोटल कितने हो गए? 6 तो जगत हो गए हैं। और इन 6 जगतों को हमने 3 समूह में बांट दिया है। एक प्रत्येक समूह का नाम है डोमेन, एक है आर्की डोमेन, एक बैक्टीरिया डोमेन और एक यूकैरिया डोमेन। अब सबसे पहले इस यूकैरिया डोमेन का मीनिंग सोचो। देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है यूकैरिया। अब सोचिए यूकैरिया शब्द किससे आया होगा? यूकैरियोट से। और आपको अच्छे तरीके से पता है यहां पर ये चारों जो जगत जो होते हैं, इसके अंदर कौन से जीव रखे जाते हैं? यूकैरियोटिक। कौन रखे जाते हैं? यूकैरियोटिक। नहीं आते? बिल्कुल आते। तो यूकैरियोटिक जीव इन 4 जगत में आते हैं। तो इन सारे चारों जगत को उन्होंने एक डोमेन में रख दिया, एक समूह में रख दिया। डोमेन का मतलब जगत से भी ऊंचा पद होता है। क्या? डोमेन का मतलब जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, जगत से भी ऊंचा जो पद होता है उसको हमने बोला डोमेन। तो इस डोमेन के अंतर्गत क्या आए हैं? 4 जगत आए हैं। यूकैरिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं बेटा जी? यूकैरियोटिक हैं। कौन है बच्चों? ये सारे के सारे कौन है? ये यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक है, इस वजह से इस डोमेन का नाम पड़ा क्या? यूकैरिया। चलो सर ये तो समझ में आ गया। कार्ल वूज ने बोला कि भैया मुझे जो आरएच विटेकर के जो 5 जगत है उनमें से 4 जगत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 जगत ओके है, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, सही बताए हैं आरएच विटेकर ने। एक काम करो, इन 4 जगतों को ना एक ऊंचे पद में डाल दो जिसका नाम है डोमेन, जिसका नाम है यूकैरिया डोमेन, उसमें रख दो इन 4 जगत को। दिक्कत किससे थी? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत जो है ना, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो 2 प्रकार के हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया। ये 2 अलग अलग जगत मानो। वो बोलता है, क्या बोलता है कार्ल वूज? इन दोनों को अलग अलग जगत मानो, ये 2 अलग अलग जगत हैं।
और इन जगतों को किसके अंदर रख दो, डोमेन के अंदर रख दो। एक डोमेन का नाम आर्किक डोमेन और एक का नाम बैक्टीरिया डोमेन। आप बोलेंगे सर ठीक है, रख दिया, कार्ल वुज ने रख दिया, लेकिन प्रश्न अब यहीं पर आकर अटक जाएगा। सर सब कुछ ठीक है, ये 3 डोमेन समझ में आ गए हैं जीवन के, जितने भी जीव हैं जिनमें जीवन मिल रहा है उनको 3 डोमेन में बांट दिया है। और या हम बोल सकते हैं टोटल कितने जगत हो गए सर, 6 जगत हो गए हैं, पहला, दूसरा और 4 ये, है ना। और डोमेन कितने हो गए हैं, 3 डोमेन हो गए हैं। सर समझ में आ गया। सर इन दोनों में अंतर क्या है? सर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में आखिर अंतर क्या है? आइए समझते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में अंतर। ध्यान से सुनिएगा। देखिए आर्की बैक्टीरिया बोल दीजिए या आधे बैक्टीरिया बोल दीजिए, एक ही बात है, चीज एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। और दूसरा कौन है, यू बैक्टीरिया। सर अंतर क्या है सर दोनों में, एक एक करके अंतर पढ़ते हैं। सबसे पहला अंतर दोनों के बीच में जब हम देखते हैं, सबसे पहला अंतर वो ये कि इनमें से कौन सा, देखो आधे या आर्के का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, याद रखना। तो आप इतना तो सोच समझकर बता सकते हैं कि दोनों में से कौन से बैक्टीरिया थे जो इस पृथ्वी पर पहले आए थे। तो याद रखना ये प्राचीनतम है, ये प्राचीन बैक्टीरिया है, ठीक है। और इनको क्या मैं आधुनिक बैक्टीरिया बोलूंगा, नहीं, ये बोलूंगा कि ये इनके बाद आए हैं, ठीक है। तो इनको मैं सामान्य बोल देता हूं, सामान्य जीवाणु जो आर्की बैक्टीरिया के बाद आए थे। बता, सिंपल सा अंतर समझ में नहीं आया? सिंपल सा, एक वो जीव जो एक ऐसे बैक्टीरिया जो प्राचीनतम जो सबसे पहले आए थे इस पृथ्वी पर, और एक वो जो बाद में आए हैं, सिंपल, ठीक है। अब चलो सर ये तो समझ में आ गया कि ये प्राचीनतम है और ये थोड़े से इनसे आधुनिक है, इनसे आधुनिक है, इनसे हमसे नहीं, इनसे आधुनिक है ये, ठीक है। ठीक है सर, और क्या अंतर है सर, और क्या अंतर? अब ध्यान से सुनना, आपसे अगर पूछा जाए इस पृथ्वी पर वातावरणीय परिस्थितियां कैसी थी स्टार्टिंग में, जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो वातावरणीय परिस्थितियां कैसी थी, और ऐसी वातावरणीय परिस्थितियां जिनमें ये मिल रहे थे, ये नहीं मिल रहे थे, स्टार्टिंग में ये मिल रहे थे। तो याद रखना इस पृथ्वी पर स्टार्टिंग में जो वातावरणीय परिस्थितियां थी वो प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियां थी। प्रतिकूल 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 समझ में आता है ना? जैसे रोज सोचो, रोज मेरे को खाना मिले, ये मेरे लिए क्या है, अनुकूल है। अगर खाना नहीं मिलेगा ना, मुझे खाना नहीं मिलेगा तो ये परिस्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिकूल हो जाएगी। या मैं बोलूंगा जो मेरे लिए लाभदायक परिस्थितियां नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां कहलाएंगी। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मिल रहे थे जिसमें रहना इनके लिए क्या हमारे लिए भी असंभव है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे लिए तो संभव है, ये भी नहीं रह पाते हैं। इमेजिन कर पा रहे हैं कैसी? सोचिए, क्या आप बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? नहीं। क्या आप अम्लीय वातावरण में रह सकते हैं जहां पर अम्ल है? नहीं। क्या आप बहुत ही गर्म जगह पर रह सकते हैं 80-80, 100-100 डिग्री तापमान पर? नहीं। क्या आप एक लवणीय क्षेत्र में रह सकते हैं जहां पर लवण ही लवण है, सॉल्ट ही सॉल्ट है? नहीं। तो जरा सोचिए ये जो थे ये कैसी परिस्थितियों में मिल रहे हैं, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलते हैं। इसमें पाए जाते हैं बेटा जी, प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं कौन, आर्की बैक्टीरिया। जबकि इनकी अगर मैं बात करूं तो ये भी मिलते हैं, ये भी मिलते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, ऐसा नहीं है, ये भी मिलते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में जिनमें ये मिलेंगे वहां ये नहीं मिलते हैं। यानी इनको मैं बोल सकता हूं चरम प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलना, इसमें जो चरमतम पर जो प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी ना उन पे ये मिलेंगे, ठीक है। ये सामान्य परिस्थितियों में मिल सकते हैं, सामान्य परिस्थितियों में ये मिलते हैं। और ये चरम प्रतिकूल, यहां पर लिख देता हूं कौन सी प्रतिकूल, चरम, मतलब चरम को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जिसमें रहना असंभव है, ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं कौन बेटा जी, आपके आर्की बैक्टीरिया या आधे बैक्टीरिया। जबकि ये सामान्य परिस्थितियों में तो रहते ही हैं, चरम तो नहीं बोलूंगा, हाँ थोड़ी सी प्रतिकूल में भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं रहेंगे भैया, ये गीजर के अंदर रह सकते हैं, गीजर देखा जिसमें पानी गर्म करते हैं उसमें रह सकते हैं, उच्च तापमान में रह सकते हैं, बर्फ के अंदर रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतनी भी चरम परिस्थितियों में नहीं मिलेंगे जितनी चरम परिस्थितियों में, जितनी चरम प्रतिकूल परिस्थितियों में ये मिल रहे थे, इतने में नहीं मिलेंगे ये। आई होप इन दोनों के बीच में सिंपल से 2 डिफरेंस समझ में आ गए। चलें अब मुख्य डिफरेंस पर आते हैं। ये तो चलो ठीक है सब समझ में आ गया, ये पहले आए थे तो ऑब्वियसली बात है पहले की कंडीशंस बड़ी बेकार मिलती थी, तो ऐसी खराब कंडीशंस में ये मिल रहे थे, यानी ये झेल पा रहे थे इसलिए मिल रहे थे। सर ये नहीं मिल पाते हैं इतनी एक्सट्रीम, इतनी चरम प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये बाद में आए थे, ठीक है ओके। अब दोनों की संरचना में भी तो फर्क होगा, इन दोनों की संरचनात्मक भी तो फर्क होगा, संरचना में भी तो फर्क होगा। क्या फर्क होगा, ये देखते हैं बेटा जी। तीसरा डिफरेंस देखिए, 2 तो मैंने आपको बता दिए, तीसरा डिफरेंस अब ध्यान से सुनना, ये पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं, क्या मैंने आपको कोशिका चैप्टर पढ़ाया? क्या आपने कोशिका चैप्टर पढ़ा था? याद कर, बिल्कुल पढ़ाया था। और कोशिका चैप्टर में याद करिए, कोशिका अध्याय में, कोशिका जीवन के अध्याय में क्या मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं बताई थी? क्या मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी। क्या कोशिका भित्ति बताई थी? यस बिल्कुल बताई थी। कितने बच्चों को याद है कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? याद करिए, मैंने आपको बताई है कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी। याद करिए, एक शब्द बताया था, म्यूरिन, याद आया? म्यूरिन भूले तो नहीं है, याद रखना बेटा जी। यहां पर यू बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन से, जिसे हम म्यूरिन भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन बोलते हैं, ठीक है। याद आ रहा है? सब कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है? भूले तो नहीं। तो याद रखना यू बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन मिलता है, और भी चीजें होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स भी होता है। अगर आपको ग्राम धनात्मक अगर याद आ रहा हो तो बताया था, है ना। तो बेटा जी अभी के लिए सिर्फ इतना सा कि यहां पर जो कोशिका भित्ति होती है, याद रखना यहां पर जो कोशिका भित्ति होती है यू बैक्टीरिया की, जो आधुनिक बैक्टीरिया इनसे है ना, इनमें कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन पाया जाता है, मिलता है। चलो तो सर यहां पर इनकी कोशिका भित्ति में देखिए, इनकी कोशिका भित्ति में भी कई सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन किंतु परंतु याद रखना यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन या जिसको हमने बोला म्यूरिन, जिसको हमने क्या नाम दिया? म्यूरिन नाम दिया है, वो म्यूरिन यहां पर अनुपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन यहां पर नहीं मिलता।
याद रखना बेटा जी, भूल मत जाना, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया दोनों में क्या अंतर है, तो मेन अंतर याद रखना, इनकी कोशिका भित्ति भूल मत जाना। इनमें क्या मिलता है? पेप्टिडोग्लाइकेन मिलती है, जिस पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन बोलते हैं। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बना होता था? 2 इकाइयों से, अगर आपको याद आ रहा हो, NAG NAM, याद आ रहा है हल्का फुल्का? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन बनाते थे, जो यहां पर नहीं है, खत्म खल्लास। बताएं क्या ये तीसरा अंतर समझ में आ गया? सिंपल सा था। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है? जरा एक बार फटाफट रिपीट कर दूं, आइए जल्दी से सुनिएगा बेटा जी, एक बार जरा ध्यान से देखिए। कार्ल वूज की बात कर रहे थे, जिन्होंने 6 जगत प्रणाली दी या जीवन के 3 डोमेन बताए। उन्होंने बोला कि आरएच विटेकर ने जो 5 जगत दिए, इन 5 जगत में से 4 जगत में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों जगत के अंदर कौन से जीव रखे गए थे? यूकैरियोटिक। उसने बोला जगत जो होता है ना, उसके ऊपर एक और पद बनाओ। क्या? डोमेन बनाओ। जैसे हम बोलते हैं जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, ये पदानुक्रम था, इसमें जगत के ऊपर एक और पद बनाओ, उस पद को उस पद का नाम रखो डोमेन। तो इन्होंने बोला जीवन, जितने भी जीवों में जीवन मिला, उन सभी को 3 डोमेन में बांटो। इन सारे जगतों को एक डोमेन में रखो, जिसका नाम रखो यूकैरिया, जिसके अंदर यूकैरियोट्स को रखा गया है। ठीक है सर। लेकिन उनको दिक्कत किससे थी? मोनिका जगत में जो बैक्टीरिया थे, उन्होंने बोला भैया 2 अलग-अलग जगत बनाओ, एक वो जगत जिसमें यू बैक्टीरिया को रखो और एक वो जगत जिसमें आर्के बैक्टीरिया को रखो, और इन जगतों को डोमेन में डालो। कौन से डोमेन में? बैक्टीरिया डोमेन में किसको? यू बैक्टीरिया को, और आर्की डोमेन में किसको? आर्के बैक्टीरिया को। ठीक है सर। 3 तो हो गए डोमेन और 6 हो गए हमारे जगत। ठीक है सर। अब दोनों में अंतर क्या था? भाई पूछा गया, आप ये बताओ ना, आपने 2 अलग-अलग बैक्टीरिया बांट दिए हैं, आपने बोला 2 अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरिया मिले, 2 अलग-अलग डोमेन में रखे जाएंगे, दोनों बैक्टीरिया में अंतर क्या है? तो ये बताया गया भैया दोनों बैक्टीरिया में अंतर, सबसे पहला ये प्राचीनतम है, ये उनसे थोड़े से बाद में आए हैं, ये बहुत ही चरम प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सकते हैं, ये नहीं झेल पाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में किसकी? आधे जीवाणु जो पुराने थे, यानी उसमें चीज नहीं होगी, मतलब उनमें ये चीजें नहीं मिलेगी। क्या चीज नहीं मिलेगी? उनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन स्तर नहीं मिल रही थी, यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन मिल रही थी। बताया क्या ये 3 सिंपल से डिफरेंस समझ में आ गए? चले आगे, आखिरी डिफरेंस चौथा, आखिरी लास्ट डिफरेंस चौथा, है ना। अब आपका देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर ये जो है, ये सर आधे बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया जो है, सर ये चरम परिस्थितियों में मिल रहे हैं, यानी उन्हें झेल पा रहे हैं, सर ये नहीं झेल पाते, क्यों? आखिर इनके पास ऐसा क्या है कि सर, आया ना मन में, आया होगा ना ये प्रश्न कि सर ये चरम परिस्थितियों में मिल रहा है, एक्सट्रीम कंडीशन में मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में मिल रहा है, सर कैसे? सर कैसे? आखिर ये कैसे झेल पा रहे हैं? ये नहीं झेल पा रहे, आखिर इनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से झेल पा रहे? आइए समझते हैं, ध्यान से देखिए। चौथा जो अंतर है उसको समझने के लिए आपको फिर से एक चीज याद करनी पड़ेगी। याद करिए, आपको कोशिका झिल्ली याद है? कोशिका झिल्ली। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपको कोशिका चैप्टर नहीं पढ़ाता पहले, तो ये चीजें समझ में नहीं आती। सोचिए, दिमाग लगाए, अगर मैं आपको कोशिका चैप्टर नहीं पढ़ाता, तो क्या आपको ये पेप्टिडोग्लाइकेन समझ में आता? नहीं। क्या आपको कोशिका झिल्ली की संरचना पता होती? नहीं। इसीलिए बेटा कभी भी नीट की तैयारी की जाती है तो सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कोशिका, और कोई सा नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी आगे जितने भी अध्याय होंगे वो कोशिका से संबंधित होंगे, कोशिकीय संरचनाओं से संबंधित होंगे, इसीलिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोशिका झिल्ली अगर आपको याद है तो कैसी थी? आप बोलिए सर आपने कोशिका झिल्ली की संरचना बताई थी, अगर आपको याद है, कोई हमने मॉडल पढ़ा था, तरल किमरीर, याद है बालक? कोई मॉडल हमने पढ़ा था, तरल किमरीर फ्लूइड मोज़ेक, किसने दिया था ये याद है? सिंगर और निकोलसन ने। याद है? भूले तो नहीं है ना भैया, भूल मत जाना, चीजों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो तरल किमरीर नमूने में प्रस्तुत की गई थी, बताया गया था कि भैया कोशिका झिल्ली में लिपिड की 2 स्तर हैं। आपको दिख रही लिपिड की 2 स्तर, एक ये पूरी स्तर, एक ये पूरी स्तर, है ना। अब हम ये वापस से वो चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं जो मेन कांसेप्ट है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, है ना। मेन जो चीजें वो समझने वाले हैं, क्या इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो कोशिका झिल्ली है, ध्यान से देखना, कोशिका झिल्ली में जो लिपिड की स्तर मिल रही है, कितनी मिल रही है? 2, यानी द्विस्तर मिल रही है, मिल रही है द्विस्तर। और क्या ये द्विस्तर एक दूसरे के समांतर मिल रही है, पैरेलल मिल रही है? सोचो, यस सर, द्विस्तर एक दूसरे के समांतर है, बिल्कुल है सर। ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ा था। तो सर ये तो हमने पढ़ा हुआ, फिर यहां पर क्या दिक्कत है? देखिए यहां पर क्या दिक्कत है, समझ में आया यहां पर दिक्कत क्या हो रही है? क्या यहां पर आपको, मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यहां पर और यहां पर क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? और थोड़ा सा साफ सुथरा सा बना देता हूं ये। मुझे बस इतनी सी बात बताओ, इसको और इसको देखो, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? बहुत बेसिक सी चीज, बच्चों वाली चीज। आप बोलिए सर यहां पर लिपिड की 2 स्तर नहीं है, एकल स्तर है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये वाला भी। लिपिड की क्या मिल रही है? ध्यान से सुनना, लिपिड की एकल स्तर मिल रही है। खुद सोच लीजिए, ये लिपिड की पूरी एक स्तर है, ये लिपिड की पूरी एक स्तर है। अब जरा सोचिए, ऐसी स्तर यहां पर मिल रही है, एक स्तर। आप बोलिए सर 2 है, 2 नहीं है, ये एक ही है, ये ऊपर नीचे हो गए हैं स्तर, एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, एक स्तर है, याद रखना। यानी लिपिड की एकल स्तर है, और जरा सोचिए, वो जो लिपिड की एकल स्तर है, क्या वो किसी के समांतर है या आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी मिल रही है? खुद सोचिए, क्या वो एक पैरेलल तरीके से मिल रही है, समांतर तरीके से मिल रही है उसके अणु? ये लिपिड के अणु एक साथ पैरेलल मिल रहे हैं, समांतर मिल रहे हैं, या आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े मिल रहे हैं? तो याद रखना, ये तिरछे या टेढ़े मेढ़े मिल रहे हैं। अब आप बोलिए ठीक है सर, समझ में आ गया, आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े सब मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे, अब ध्यान से सुनना, यही कंडीशन इनकी, क्या ये जो कंडीशन है, क्या आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े जो है, ये परिस्थिति जो होती है कोशिका झिल्ली की, ये क्या दर्शाती है? ये प्रतिरोधकता दर्शाती है। यही कंडीशन, ध्यान से सुनना, ये जो लिपिड की जो एकल स्तर है ना, जो जिसके अणु जो है, लिपिड के अणु जो है वो टेढ़े मेढ़े मिल रहे हैं, आड़े तिरछे मिल रहे हैं, यही परिस्थिति क्या करती है? ध्यान से सुनना, प्रतिरोधकता दिखाती है। क्या बोला हमने? ये परिस्थिति जो है ये क्या दिखाती है मेरे भाई? याद रखना, प्रतिरोधकता। इसके खिलाफ चरम प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों के खिलाफ, जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं,
प्रतिकूल कंडीशन जो होती है, उन प्रतिकूल कंडीशन के खिलाफ प्रतिरोधकता अगर दिखानी है कि भारी भारी वातावरणीय परिस्थितियों का कोशिका के अंदर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, तो इनको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब ये जब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं लिपिड के अणु, तो ये भारी वातावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव को अंदर कोशिका के अंदर जाने नहीं देते हैं। यानी बाहर अगर उच्च तापमान है तो उसका असर कोशिका के अंदर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये झेल लेते हैं। ये जो आड़े तिरछे लिपिड के अणु है अंदर जाने नहीं देते उस प्रभाव को। बाहर अम्ल है, वो अम्लीय परिस्थितियां अंदर कुछ विघटन नहीं कर पाएंगी, कोशिका को अंदर से नष्ट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोधकता दिखाएंगी, जबकि ये नहीं दिखा पाते, ये समांतर होते हैं। तो हालांकि ये चीज हम पढ़ते हैं कब? जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं। अभी आपकी कक्षा के हिसाब से, नीट की तैयारी के हिसाब से जो भी कुछ बताया गया बहुत ज्यादा ही बता दिया है, बहुत ज्यादा बता दिया, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सा कि 4 अंतर बाबू याद रख लेना, ध्यान से सुनिएगा, 4 अंतर याद रखिएगा। सबसे पहला अंतर प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलते हैं। कौन सी? चरम सीमा पर जो होती है उन प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलते हैं। प्राचीन होते हैं, ये बाद में आए थे। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये नहीं मिलते हैं, लेकिन इतनी प्रतिकूल, यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा था? चरम, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं, ये नहीं मिलते, ठीक। दूसरा, कोशिका भित्ति में यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रख लेना। ये तीसरा बिंदु बहुत है इंपॉर्टेंट, भूल मत जाइएगा। पेप्टिडोग्लाइकन जिसका नाम म्यूरिन है, यहाँ पर नहीं मिल रहा, यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट सर, यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली थी ना, कोशिका झिल्ली सेल की जो मेम्ब्रेन जो थी, जो चयनात्मक पारगम्य होती है, याद आ रहा है? ये लिपिड की 2 स्तरों से बनी हुई थी। यहाँ पर कोशिका झिल्ली में लिपिड की 1 स्तर है, पहला डिफरेंस। यहाँ 2 स्तर है, यहाँ 1 स्तर है। दूसरा, यहाँ पर जो भी लिपिड के अणु है एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, एक दूसरे सटे एकदम एक रेखा में मिल रहे हैं, एक लाइन में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आड़े तिरछे होने के कारण बाहरी वातावरणीय परिस्थितियों को अंदर, उनके प्रभाव को कोशिका के अंदर जाने नहीं देती है। ये कंडीशन क्या? इनके लिपिड के अणुओं का सीधा सीधा नहीं मिलना, आड़ा तिरछा तरीके से मिलना, बाहर की प्रतिकूल कंडीशंस के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाती है। ये परिस्थिति खत्म। इतना ही था मेरे भाई, क्या आपका 6 जगत प्रणाली या जीवन के 3 डोमेन, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये हमने इस चैप्टर की जब शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जी हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्या? अध्याय का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने वर्गीकरण प्रणालियां देखी, ठीक है सर। वर्गीकरण प्रणालियां देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं? हम जरा सोचिए, इस चैप्टर में हमें 3 जगत पढ़ने हैं। कौन से जगत पढ़ने हैं? 3 जगत पढ़ने हैं। सबसे पहले मोनेरा, उस मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या रखे गए थे? आरएच करने क्या रखे थे? बैक्टीरिया। हम दोनों बैक्टीरिया पढ़ेंगे, हम आर की बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे। आप बोलिए सर पढ़ तो लिया, अरे बाबू ये तो हल्की सी चीज पढ़ी है। अभी क्या आर की बैक्टीरिया के प्रकार पढ़े क्या आपने? नहीं। आर के बैक्टीरिया के प्रकार पढ़िए? नहीं। मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, क्या ये प्रकार मैंने आपको बता दिए? नहीं बताया ना, तो वो बताने बाकी हैं जो हम पढ़ेंगे। कौन से जगत में? मोनेरा जगत में। क्यों? क्योंकि आरएच करने तो इन दोनों को इसमें डाला था, मोनेरा जगत में। हाँ, कार्ल वुज ने दोनों को अलग किया था, तो हम बेटा दोनों पढ़ेंगे। और दोनों वैसे अगर आरएच के हिसाब से देखें तो कौन से जगत में आएंगे? मोनेरा जगत में। तो बेटा अगला जो इस चैप्टर के अंदर जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मोनेरा जगत। और उसी से मैं एक और चीज बता दूं, इस चैप्टर में हम 3 जगत पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मोनेरा जगत, वो कंप्लीट करेंगे, फिर प्रोटिस्टा जगत, वो कंप्लीट करेंगे, और फिर कवक जगत। ये 3 जगत हम पढ़ेंगे, ठीक है, और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एक और छोटी सी चीज ध्यान से सुनना, इसी चैप्टर में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वायरस यानी विषाणु। हालांकि ये जब 6 जगत प्रणाली हम पढ़ लेते हैं इसके बाद ही आता है क्या वायरस, लेकिन मैं वो आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं वो आपको पढ़ाऊंगा जब ये चैप्टर होगा कंप्लीट, यानी जब जगत मोनेरा पूरा पढ़ लेंगे, प्रोटिस्टा पूरा पढ़ लेंगे और कवक पूरा पढ़ लेंगे, फिर पढ़ाऊंगा क्या वायरस। क्यों? क्योंकि जब आप ये 3 जगत पढ़ लेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा क्या मेरे भाई वायरस। हाँ जी, सच्ची कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वायरस का संबंध आपको मिलेगा किससे? मोनेरा जगत में मिलेगा। इसलिए पहले मोनेरा जगत पूरा पढ़ना पड़ेगा, प्रोटिस्टा पढ़ना पड़ेगा, कवक पढ़ना पड़ेगा, फिर लास्ट में इस अध्याय में लेकर आऊंगा क्या आपका कौन सा क्या लेकर आऊंगा टॉपिक? वायरस विषाणु। और लिख लीजिए अभी नीट के एग्जाम में हर साल एक प्रश्न निश्चित है, किससे आना? वायरस टॉपिक से आना। किससे आना? विषाणु से आना, ठीक है। तो कृपया करके मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुना करें, जब किसी चीज को बताऊं, एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से सुना करें। बेटा जी रूपरेखा समझ में आ गई इस चैप्टर की? समझ में आ गया कैसे कैसे पढ़ना है ये चैप्टर? वापस से बताऊं, फिर से सुनो। देखो ये चैप्टर कैसे पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको वर्गीकरण प्रणालियां पढ़नी है। 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत, 6 जगत, ठीक है। फिर हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से ये वर्गीकरण प्रणाली की बात आता है वायरस, लेकिन वायरस में इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा। क्यों? मैंने आपको रीजन बता दिया। ये 6 जगत प्रणाली पढ़ने के बाद में फिर हम पढ़ते हैं कौन सा जगत? मोनेरा जगत। यानी कौन सा जगत? ये वाला जगत। कौन सा जगत? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत जब हमारा हो जाता है उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा? आपका प्रोटिस्टा जगत। फिर प्रोटिस्टा जगत जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे क्या? कवक जगत। और फिर कवक जगत कंप्लीट होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? आपको पता है क्या? वायरस। यस बिल्कुल, विषाणु पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर हमारी ना बुक में पादप या प्लांटी जगत भी दे रखा है, एनिमेलिया जगत भी दे रखा है। बेटा वो हल्की सी चीज दे रखी है, पादपों के लक्षण बता रखे हैं और जंतुओं के लक्षण बता रखे हैं, उनका पूरा एक अध्याय है मेरे भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट अध्याय है वो कौन सा है? पादप जगत, प्लांटी जगत, वनस्पति जगत, है ना। तीसरा अध्याय 11वीं कक्षा का। और चौथा अध्याय क्या है? एनिमेलिया जगत। तो हम वो सारी चीजें उस अध्याय में बात करेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में अब क्या क्या बच गया है? 3 जगत पढ़ना और वायरस पढ़ना, बस 3 तो जगत पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, और पढ़ेंगे वायरस यानी विषाणु। खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। लेकिन इतना आसान नहीं, इतना छोटा नहीं है और बड़ा ही है, बहुत बड़ा ही अध्याय, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में पढ़ना बेटा जी? हमारा मोनेरा जगत। अब देखिए इसके बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल पढ़ाइए। अब याद करिए, अगर कोशिका चैप्टर में आपको नहीं पढ़ाता तो इसके बारे में अच्छे से समझ में नहीं आता। ये मैं बार-बार बोलता हूं, कोशिका चैप्टर अगर आपका बिल्कुल उसके फंडा अगर क्लियर है, उसके जितने भी फंडे हैं सारे क्लियर है किसके? कोशिका अध्याय के, तो आगे आने वाले चैप्टर बहुत स्मूथली जाते हैं, बहुत आराम से समझ में आते हैं, ठीक है। आइए बेटा मोनेरा जगत की बात कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से प्राणी आते हैं, या सॉरी कौन से जीव आते हैं, प्राणी कौन से जीव आते हैं। तो मुख्य रूप से 3 जीव आते हैं, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था। कौन सा? सबसे पहला जीवाणु, बैक्टीरिया पढ़ा था। दूसरा आपका नील हरित शैवाल जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और तीसरा जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ये आते हैं। अब ये जो जीवाणु जो है बैक्टीरिया, ये 2 प्रकार के, एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम जगत मोनेरा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अब जरा इसकी रूपरेखा सुन लो, ध्यान से सुनो बेटा। जगत मोनेरा में हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, जगत मोनेरा को हम कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे, ध्यान से सुनना। जगत मोनेरा में हम सबसे पहले मोनेरा जगत के अंतर्गत जो बैक्टीरिया रखे गए, मेन कौन है यहाँ पर? ये है क्या? ये क्या? नहीं, मेन है ये। जैसे एक पार्टी का नेता होता है, मेन मुख्य नेता होता है, उसका अध्ययन करना है हमें। कौन है इस पार्टी का नेता? इस जगत मोनेरा का मेन नेता कौन है? सर बैक्टीरिया है। तो हमें किसकी बात करनी है? हमें किसकी बात करनी है? सर बैक्टीरिया की बात करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जगत मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके मुख्य लक्षण देखेंगे, ठीक है, देख लिए। फिर हम बैक्टीरिया के लक्षण देखेंगे, साथ साथ आर की बैक्टीरिया। पहले काम करेंगे। देखो मोनेरा जगत के हम क्या देखेंगे? सामान्य लक्षण देखेंगे। किसके सामान्य लक्षण देखेंगे? मोनेरा जगत के अंतर्गत जो बैक्टीरिया है उसके सामान्य लक्षण देखेंगे। आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ लिया, रिवाइज हो जाएगा ना भाई, रिवाइज हो जाएगी ना चीजें। तो जगत मोनेरा के सामान्य लक्षण देखेंगे। यस, जगत मोनेरा के हम क्या देखेंगे? सामान्य लक्षण देखेंगे, जिसमें हम बैक्टीरिया की बात कर लेंगे, ठीक है सर। फिर उसके बाद बैक्टीरिया की जब हम बात कर लेंगे, सब कुछ बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आर की बैक्टीरिया की।
सुन रहे समझ रहे कैसे कैसे पढ़ने वाले इस मोनिरा जगत को। हम सबसे पहले इस बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म करेंगे, यानी बैक्टीरिया का कुल मिला के पूरा अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि मेन यही है। प्रश्न अगर आएगा भी तो इसी से आएगा, बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से। तो पूरा बैक्टीरिया पढ़ेंगे, कौन सा? यू बैक्टीरिया। कौन सा पढ़ेंगे? यू बैक्टीरिया। फिर पढ़ेंगे क्या? आर्की बैक्टीरिया। दोनों बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए। फिर हम पढ़ेंगे क्या? नीलहर्ष शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे क्या? माइकोप्लाज्मा। खत्म। इस तरीके से हमारा हो जाएगा जगत कौन सा? मोनिरा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मोनिरा जगत के सामान्य लक्षण आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मोनिरा जगत के अंतर्गत कौन से जीवों को रखा गया है? आप सीधा सीधा बोलेंगे सर मेन जो जीव जो है, मुख्य जीव जो है वो है कौन? मेन मुख्य जीव इस जगत में कौन है? सर बैक्टीरिया है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सर जीवाणु हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब इन जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इन जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बस बिंदु दर बिंदु चीजें सुनते जाइए, आप जानते हैं चीजें रिवाइज हो रही है, खत्म, इतना सा और कुछ नहीं। सर जीवाणु का अध्ययन यानी इनका अध्ययन, या मैं बोलूंगा बैक्टीरिया या जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई? याद रखना है आपने, भूलना नहीं है। बैक्टीरियोलॉजी, अंग्रेजी में बैक्टीरियोलॉजी, हिंदी में जीवाणु विज्ञान। याद रखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान क्या होता है बेटा जी? याद रखना, किसका अध्ययन? बैक्टीरिया जीवाणु। आप बोलिए सर बहुत तगड़ी चीज बता दी, बहुत सिंपल सी चीज, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तीसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। तीसरा बिंदु मेरे भाई, आपसे कोई पूछे ये बैक्टीरिया की खोज किसने करी है? आप जानते हो मेरे भाई, याद करो, पढ़ चुके हो सब, और मुझे पता है आप में से मैक्सिमम जानते हैं इनकी खोज, जीवाणु की खोज। याद करिए, जब कोशिका चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि एक वैज्ञानिक जिसने जीवित कोशिका की खोज करी थी। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने जीवित कोशिका की खोज करी थी? 5 जीवित कोशिका की खोज करी थी, याद आ रही है? कौन कौन सा था? शुक्राणु था, याद करिए, शुक्राणु था, आरबीसी थी, प्रोटोजुआ था, यीस्ट था, और एक था क्या? आपका कौन? बैक्टीरिया। याद करिए, बारिश के पानी में खोज करी थी किसकी? बैक्टीरिया की। किसने? भूल गए हैं क्या? कौन था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इसको लिवेनहॉक भी बोल देते हैं, लिवेनहॉक या ल्यूवेनहॉक, याद रखिएगा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसने वर्षा के जल में खोज करी थी किसकी? जीवाणु की। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आपसे कोई पूछे जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा जाएगा? अब आप मुझे बताएं, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरिया की जो खोज करेगा वो क्या कहलाएगा? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जनक। किसका जनक? बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान का जनक हम किसे बोलेंगे? जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जीवाणु विज्ञान। ठीक है, याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। अभी सिर्फ इतना सा, जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने वर्षा के जल में सबसे पहले बैक्टीरिया को, जीवाणु को देखा था। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहलाता है। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई? सिंपल सा था। चलें आगे, नेक्स्ट बिंदु मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। चौथा बिंदु, अब बिंदु ही बिंदु है भैया, ये सारे के सारे बिंदु आपने याद रखने। चौथा बिंदु, ये जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द किसने दिया? ये शब्द जो है ये किसने दिया था? आप सीधा बोलेंगे जानते हैं क्या? नहीं, ये नहीं जानते हैं। तो बेटा याद रखना, ये शब्द जो था एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम है एरेनबर्ग। याद रखना, एरेनबर्ग ने क्या दिया था? शब्द दिया था, टर्म दी थी, क्या? बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जो मोनिरा जगत का सबसे मुख्य सदस्य है, मेन मुख्य जीव है, मुख्य सदस्य है। क्या आपको ये 4 बिंदु आज में याद नहीं हो पाएंगे? बताएं, ये सिंपल से मोनिरा जगत के हम लक्षण देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा इतिहास देख लिया, बस और कुछ नहीं है। बताएं, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलें आगे, पढ़ें लक्षण। आइए बेटा जी, लक्षण देखते हैं किसके? बैक्टीरिया के। मेनली किसके देखने वाले हैं? बैक्टीरिया के। आइएगा, पांचवा बिंदु। हाँ जी, एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय। आप सीधा बोलेंगे सर एकल कोशिकीय। बस अब आगे की चीजें आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बस रिवाइज करना है। सर एकल कोशिकीय और सुकेंद्रकीय की, पूर्व केंद्र की, प्रोकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं सर, अब तो पता लग गया। पूर्व केंद्र की यानी प्रोकैरियोटिक होते हैं ये। बताओ, सिंपल सा था। चलो जी, छठा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। पोषणता अगर मैं इनमें देखूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है मेरे भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है क्या? अगर मैं इनमें पोषणता देखूं, पोषणता, तो ये कैसे होते हैं? तो एक स्टेटमेंट नीट के एग्जाम में बहुत फेमसली पूछा जाता है। नीट के एग्जाम में क्या? पोषणता के आधार पर सबसे ज्यादा विविधता कौन से जगत में मिलती है? तो याद रखना, पोषणता के आधार पर अत्यधिक विविधता मिलती है। भूल मत जाइएगा, पोषणता के आधार पर अत्यधिक विविधता मिलती है। अब आप बोलेंगे क्या मतलब इसका? ये पूछेंगे सर इसका मतलब क्या? पोषणता के आधार पर अत्यधिक विविधता मिलती है। आप मुझे बताएं बेटा, इस पृथ्वी पर अगर मैं देखूं जीव पोषणता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलेंगे सर पोषणता के आधार पर ना जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सर एक होते हैं स्वयपोषी और एक होते हैं परपोषी। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छे। स्वयपोषी जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे, परपोषी जो दूसरों पर आश्रित होंगे। ठीक है, अब स्वयपोषी भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना, स्वयपोषी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी, बातों को गौर से सुना करें। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी, यानी ऐसे स्वयपोषी जीव जो प्रकाश की सहायता से, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, है ना? और एक होते हैं रसायन पोषी। ये सब आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये सब आएगा, सब आएगा। अभी सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं। रसायन पोषी जो प्रकाश की सहायता से नहीं, रसायनों की सहायता से, केमिकल्स की सहायता से क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो एक होते हैं रसायन पोषी जो रसायनों की सहायता से अपना भोजन निर्माण करते हैं, और एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो अपने भोजन का खुद निर्माण करते हैं, वो होते हैं स्वयपोषी। ठीक है, सिंपल सा था। चलें आगे, अब साहब परपोषी। अब परपोषी जो होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से एक होता है परजीवी। परजीवी, परजीवी का मतलब जैसे आपके सिर पे कभी जुएं आकर बैठी होंगी,
आइए, कभी जुएं लगी है सिर में? हाँ सर, कभी ना कभी तो लगी होगी। जरा सोचिए, जुएं आ गई सिर पर है हमारे, मेरे बालों में हम मान लेते हैं, क्या ले रही है? खून चूस रही है नहीं? अब जरा सोच समझ कर मुझे बताया, मेरा खून चूस रही है, फायदा किसको हो रहा है? उस जुएं को। नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाकर, मारकर नहीं, उन्हें नुकसान पहुंचाकर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परजीवी। सिंपल सा था। चलें आगे। तीसरा है बेटा जी आपका प्राणी समपोषी। अब ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को खाकर भोजन की प्राप्ति करते हैं, जैसे हम पादपों को काटकर निकालकर उनको खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण कहलाता है। एक है परजीवी। जरा सोचिए, क्या जुओं ने मुझे खा लिया था? क्या मुझे मारकर खा लिया था? क्या नहीं। अच्छा, इनको परभक्षी भी बोल सकते हैं एक तरीके से। क्या बोल सकते हैं? परभक्षी भी बोल सकते हैं। देखिए, एक है परजीवी और एक है परभक्षी। देखिए, एक है मान लेते हैं शेर और एक है आपका मान लेते हैं हिरन। शेर ने भक्षण किया, मारकर उसे खा गया, यह है परभक्षी का। मारकर यानी नुकसान किसको हुआ? सर उसको हो गया नुकसान। किसको? हिरन को। फायदा किसको हुआ? शेर को। यानी यहां पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। सर यहां पर भी जो परजीवी होगा उसको फायदा होगा और जिससे पोषण ले रहा है उसको नुकसान होगा, लेकिन यहां पर क्या मारकर खाना ले रहा है? क्या मारकर पोषण ले रहा है? क्या नहीं, यहां पर मारकर पोषण ले रहा है। क्या हम मारकर पोषण ले रहे हैं? यस। जरा सोचिए, हम पेड़ पौधों को मारकर मारी तो रहे भैया, हमने फल निकाल लिया, उसका भाग था, हमने जड़ें निकाली, वो उसके भाग थे। क्या हम जड़ नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं। हमने गाजर खा लिया, हमने मूली खा ली, क्या है ये? जड़ें। हम फल खा रहे हैं, क्या है ये? जड़ें। हमने पत्तियां खा ली, पालक खा ली, क्या है? जड़ें। जरा सोचिए, हमने तना खा लिया, जैसे आलू, क्या है? आपकी तना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात आ रही है, हम किसी पेड़ के भाग को उससे काट कर, यानी एक तरीके से भाग मृत हो गया, हम उसको खा रहे हैं, यानी एक तरीके से हम परभक्षी तो हो गए, मारकर खा रहे हैं। लेकिन वो भोजन कहां जा रहा है? हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। शरीर के अंदर जाता है तो क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक है। और एक होते हैं मृतोपजीवी। जो मृत पदार्थ, जो डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी जो मृत पदार्थ होते हैं, मान लीजिए कोई जीव मर गया, जमीन में गाड़ दिया हमने, अब वो मृत पदार्थ, वो जो मृत शरीर जो होगा, उससे जो पोषण लेंगे, उसका जो अपघटन करके उससे पोषण लेंगे, वो क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी कहलाएंगे। अब आप जरा सोचिए, इतने प्रकार के पोषण मिलते हैं जीवों में, ठीक है। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, जगत, पर्टिकुलरली अगर मैं जगत मोनेरा की अगर मैं बात करूं, और मोनेरा में भी पर्टिकुलरली मैं किसकी बात कर रहा हूं? बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। तो बैक्टीरिया में बेटा जी, जगत मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया में ये भी मिलता है, नील हरित शैवाल, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये मिलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बैक्टीरिया होते हैं वो ये करते हैं, रसायनों को बदलते हैं और बदलते दौरान ऊर्जा मुक्त होकर उससे अपना भोजन बनाते हैं, रसायन पोषी होते हैं भैया। बैक्टीरिया परजीवी भी होते हैं, बैक्टीरिया पर भक्षी तो बहुत कम होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो होते ही हैं, और मृतोपजीवी तो सबसे ज्यादा होते हैं। यानी अगर मैं पोषणता के आधार पर देखूं तो सारे के सारे पोषण के प्रकार मिलते हैं किसमें? बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया है मुख्य सदस्य किसका? मोनेरा का। तो प्रभु सोच समझकर मुझे बताओ, क्या मैं ये नहीं बोलता पोषणता के आधार पर सबसे ज्यादा विविधता मिलती है किसमें? मोनेरा जगत में। बताएं, क्या ये सिंपल से बिंदु आपको समझ में आ गए हैं? कितने बिंदु हुए मेरे भाई? 6 बिंदु हुए। कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे बेटा, यहां तक 6 बिंदु एक बार रिवाइज करा दूं, कौन-कौन से हुए? जरा जल्दी से देखिएगा। सबसे पहला मुख्य जीव मोनेरा जगत में बैक्टीरिया जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान। इसकी खोज किसने करी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसमें? वर्षा के जल में। इसलिए क्या बोला इनको हमने? जनक बोला। जीवाणु शब्द जो है वो किसने दिया? एरनबर्ग ने। ये जो है ये एकल कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक आप जानते हैं जिनके अंदर को झिल्ली में कोशिका अंगक नहीं मिलेंगे, केंद्रक आवरण नहीं मिलेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। पोषणता के आधार पर सबसे ज्यादा विविधता इस जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया में मिल रही है, क्योंकि सारे के सारे प्रकार जो है पोषण के वो सारे के सारे मिल रहे हैं किसमें? अलग-अलग बैक्टीरिया में। इसलिए बोला पोषणता के आधार पर अत्यधिक विविधता मिल रही है। बताएं, क्या ये सिंपल से 6 लक्षण समझ में आ गए हैं? बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बोलेंगे सर और भी तो लक्षण है बाबू, वो सारे के सारे लक्षण आप पढ़ चुके हैं कोशिका चैप्टर में। क्या राइबोसोम कौन सा मिलता है? 70S मिलता है, याद आ रहा है? इसकी छोटी इकाई 30S, बड़ी इकाई 50S बताया था। सर प्लाज्मिड नाम की कोई चीज मिलती है? यस बिल्कुल मिलती है, मैंने बोला था 12वीं कक्षा का एक अध्याय है जिसमें हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड के बारे में, वो भी मिलता है यहाँ पर, याद करिए, सब कुछ बताया था। क्या कशाभिका, झालर और रोम मिलते हैं? यस मिलते हैं, बताया हुआ है। अब जरा सोचिए, ये सारी चीजें बताई हुई है, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और पर्टिकुलरली बात करेंगे बैक्टीरिया में जो और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बात करेंगे। मोनेरा जगत में जो चीजें हमने कोशिका चैप्टर में नहीं पढ़ी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा जी ये था आज का सिंपल सा लेक्चर, सिंपल सा। अब इसमें अब समय हुआ है आपका किस चीज का? क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया था? जीवाणु नाम जो था वो किसने दिया था? लुईस पास्चर, एरनबर्ग, रॉबर्ट कॉच या कैरोलस लीनियस ने? जल्दी से सोच समझकर मुझे बताएं, किसने नाम दिया था? जीवाणु नाम किसने दिया था? चलिए दूसरा प्रश्न, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लुईस पास्चर को, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को, रॉबर्ट कॉच को या कैरोलस लीनियस को? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कर लिए होंगे आपने, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा जी यहाँ पर पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जीवाणु शब्द दिया था, नाम दिया था? मैंने आपको बताया था, किसने दिया था मेरे भाई? एरनबर्ग ने। एरनबर्ग ने जीवाणु शब्द प्रतिपादित किया था, बैक्टीरिया शब्द दिया था, ये किया था। दूसरा, ये तो आप जानते हैं जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है जीवाणु विज्ञान के जनक? बताएं। सिंपल सा लेक्चर था, सिंपल सी चीजें थी, समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर से, अच्छा वो 6 जगत प्रणाली मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या? जगत मोनेरा, जिसमें हमने सिंपल से लक्षण वही पढ़े हैं जो हमने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़े थे। बार-बार उसी चीज को अगर मैं दोहराऊंगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो जरूरी चीज थी वो मैंने आपको बता दी है, जो जरूरी है, ठीक है। अब आगे चलेंगे बेटा, बात करेंगे इसकी जगत मोनेरा की, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।